हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर को, और विलियम शेक्सपियर के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। और इनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इन दिस प्रेजेंटेशन नाउ वी आर गोइंग टू डील विद विलियम शेक्सपियर and his very important work, that is a tragical work, Romeo and Juliet, that we are going to discuss over here. So without wasting time, now I would like to tell you that in this presentation, in this playlist, I will add all the works of William Shakespeare and will discuss all the topics, all the important things for the TGT, PGT, UP, TGT, PGT exam, and this will be equally helpful for your NET exam also. So without wasting time, now we'll start our presentation. तो स्टूडेंट्स, हम इस प्रेजेंटेशन में जो है, देखिए, पहले इंग्लिश में समझेंगे फिर हिंदी में समझेंगे, ताकि जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोगों की ऐसी बात रही कि भाई ये हिंदी में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए, तो मैं दोनों बना दे रहा हूँ। पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे हम चीज़ों को, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए विलियम शेक्सपियर को स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर TGT, PGT या नेट कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, तो विलियम शेक्सपियर से सवाल जरूर आता है आपको। So William Shakespeare is such an important writer that in whatever exam you are appearing with English literature, question is asked from William Shakespeare, right? So now we'll discuss Romeo and Juliet by William Shakespeare. So first point is, Romeo and Juliet is a tragedy written by William Shakespeare. It is a tragedy which is written by William Shakespeare. It is a tragical work. It is based on an Italian tale by Matteo Bandello. So on what it is based actually? So it is based on an Italian tale by Matteo Bandello, and it is translated into verse as The Tragical History of Romeo and Juliet by Arthur Brooke. So this Italian tale is translated into verse as The Tragical History of Romeo and Juliet by Arthur Brooke. So all these points you have to remember, that who translated this Italian tale into verse. It is Arthur Brooke. And what is the name of the work that has been translated as The Tragical History of Romeo and Juliet? So this is Arthur Brooke has translated, and on the basis of this, William Shakespeare has written the work that is a play, Romeo and Juliet. हमने ये समझा कि भाई रोमियो और जूलियट जो है वो एक ट्रेजिडी प्ले है, मतलब इसमें ट्रेजिक एंड होता है, दुखद एंड होता है, बहुत ज़्यादा मारकाट होती है, कत्लेआम होता है। तो ट्रेजिकल वर्क ऐसे ही होते हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये एक इटालियन टेल के ऊपर बेस्ड है, जो कि लिखी है किसने? मैथियो बैंडेलो ने लिखी है। तो ये जो इटालियन टेल है वो मैथियो बैंडेलो ने लिखी है, इसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इस इटालियन टेल को ट्रांसलेट किया वर्स के रूप में। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट इसका नाम है। तो इसको ट्रांसलेट किया वर्स के रूप में, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट। किसने किया इस वर्क में इस तरह से इसको? तो आर्थर ब्रूक ने किया, ठीक है। तो आर्थर ब्रूक ने इसको द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट के रूप में ट्रांसलेट किया इस इटालियन टेल को। और ये जो इटालियन टेल थी ये लिखी गई थी मैथियो बैंडेलो के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. So my presentations will be bilingual. Firstly, I will explain in English and then I will explain in Hindi. Next point is, it was firstly published in quarto version of 1597. So the first publication of Romeo and Juliet is found to be in the quarto version of 1597. तो स्टूडेंट्स, जो इसका पहला पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था क्वार्टो वर्जन में 1597 में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, यहाँ पे वही पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी रोमियो एंड जूलियट से या जो भी विलियम शेक्सपियर या उसके वर्क से संबंधित होगा, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुआ था? क्वार्टो वर्जन 1597 में। इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेजिक रोमांसेस, एंड इट एक्चुअली बिलोंग्स टू व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशन? द ट्रेजिक रोमांसेस इज द ट्रेडिशन टू विच इट बिलोंग्स। तो स्टूडेंट्स, ये किसको बिलोंग करता है? ये ट्रेजिक रोमांसेस ट्रेडिशन को बिलोंग करता है। शेक्सपियर सेट द सीन इन वेरोना, इटली, एंड यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट वेयर इज दिस प्ले रोमियो एंड जूलियट इज सेट. This can be asked in your exam in TGT, PGT or NET exam.
So Shakespeare has set the scene in Verona, Italy. So keep in mind that the scene is set in Verona, Italy for Romeo and Juliet. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि भाई शेक्सपियर ने कहाँ सेट किया इसका सीन, इसकी सारी कहानी कहाँ चलती है, तो वेरोना इटली में चलती है। तो रोमियो और जूलियट की जो सारी कहानी शेक्सपियर ने बनाई है ये वेरोना इटली में हो रही होती है इस प्ले में, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ तक प्ले के बारे में कुछ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समरी। नाउ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद द समरी पार्ट। व्हाट इज द समरी ऑफ दिस प्ले? एक्चुअली दिस प्ले इज रिगार्डिंग टू लवर्स, one is Romeo and one is Juliet, and two families, Montagues and Capulets. ये प्ले एक्चुअली दो लवर्स के बारे में है, एक रोमियो होता है एक जूलियट होती है। एक मोंटेगू फैमिली होता है और एक कैपुलेट फैमिली से होती है जूलियट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसकी समरी को। द प्ले स्टार्ट्स विद द फाइट बिटवीन द सर्वेंट्स ऑफ कैपुलेट एंड Montagu families. So here we see that servants of Capulet and Montagu families fight in the streets of Verona. So play starts with this fight between the two rivaling families, two enemy families, that is Capulets and Montagues. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्ले है वो स्टार्ट हो रहा है, एक फाइट होती है, जो सर्वेंट्स होते हैं कैपुलेट और मोंटेगू फैमिलीज के, उन दोनों में आपस में फाइट होती है। क्योंकि देखो ये दोनों फैमिलीज आपस में दुश्मन होती है तो इनके सर्वेंट्स भी आपस में एक दूसरे से पूरी दुश्मनी रखते हैं। तो कैपुलेट और मोंटेगूस के जो नौकर होते हैं उनकी कुछ फाइट होती है रोड पर, इस तरह से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंस एस्केलस of Verona intervenes and stop the fight by giving a death penalty. They actually warn him by that there will be a death penalty for breach of peace in future. So Prince Aeschylus comes and he intervenes and he stops the fight and he threatens them that if you fight again there will be a death penalty to the person who breaks the peace. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, ये फाइट रोकने के लिए प्रिंस एस्केलस को आना पड़ता है वेरोना के। तो प्रिंस एस्केलस वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं तो उनको डांटते हैं, इनको समझाते हैं, इनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर दोबारा इस तरह से तुम लोगों ने फाइट की तो तुम लोगों को जो है डेथ पेनल्टी मिलेगी, मौत की सज़ा मिलेगी। अगर तुम लोगों ने शांति भंग की शहर में तो तुम लोगों को मौत की सज़ा मिलेगी, ठीक है। इस तरह से इनको डांट के समझा के हटा देते हैं वहाँ से। Next point is Romeo Montagu enters the masked ball of Capulet family. So there is a party, there is a feast organized at the Capulet family, and this Romeo Montagu enters the masked ball. All the persons in that party has wear some mask on their face. So this was a kind of party, and Romeo Montagu with his friend secretly enters the party to find out actually his lover Rosalind, as he came to know that his lover is also coming there. So he enters the party of the Capulet family. Romeo Montagu enters the party of the Capulet family. And Paris, a kinsman of Prince, also seeks the hand of Juliet for marriage. So here we find that there is a person named Paris, a kinsman of Prince. He also seeks the hand of Juliet for marriage. He is looking to get married with Julius. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आगे क्या देखते हैं, नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाए कि भाई रोमियो जो होता है वो एक्चुअली रोजलिन नाम की लड़की से बहुत प्यार कर रहा होता है। उसका फ्रेंड बेनवोलियो बोलता है अरे छोड़ो उसको, भूल जाओ तुम, उसको समझाता है, उसको बोलता है चलो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता है। ऐसा कुछ नहीं, पता चलता है कि पार्टी हो रही है कैपुलेट्स की यहाँ। तो ये देखता है कि उस पार्टी में रोजलिन भी आ रही है, तो रोमियो तैयार होता है उस पार्टी में जाने के लिए। फिर वहाँ पे लोग मास्क लगा के जाते हैं, उनकी पार्टी में लोग चुपके से वहाँ घुस जाते हैं, रोमियो और उसके फ्रेंड वहाँ पे घुस जाते हैं। तो कैपुलेट की फैमिली की पार्टी में रोमियो चुपके से घुस जाता है। और होता क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो पेरिस होता है वो भी क्या होता है कि जूलियट से शादी करना चाह रहा होता है एक्चुअली। तो वो एक किंग्समैन होता है प्रिंस का, वो भी वहाँ पार्टी में आया होता है इस विचार में कि भाई वो वहाँ जा रहा है तो हो सकता है कि मतलब जूलियट उसे पसंद कर ले, ऐसा कुछ सोच के, ठीक है। ये कहानी इस तरह से चल रही होती है। Next point is that Julius is not ready for marriage, but she agrees to see Paris during the feast to find out whether she can fall in love with him. Actually, Juliet was also not ready for marriage, and when there was a party and
Paris is coming to party. Then Juliet gets ready that, yeah, I will see Paris. Let's see whether I can fall in love with him. This is the thought which comes to her mind. So she gets ready to see him in the party, to see Paris in the party. And when Romeo sees Juliet, he immediately falls in love with Juliet, as Juliet was also there in party. So when Romeo sees Juliet, he immediately falls in love with Juliet. So this is a twist here now. He forgets about Rosalind. And when Romeo sees Juliet, he instantly falls in love with Juliet. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जूलियट देखिए रेडी नहीं होती है शादी के लिए, लेकिन वो फिर तैयार हो जाती है। ठीक है भाई, पार्टी में अगर पेरिस आ रहा है तो उसको हम देखते हैं कि हम उसके साथ मतलब प्यार में पड़ सकते हैं कि नहीं, वो हमें पसंद है कि नहीं, ऐसा कुछ वो सोचती है। ठीक है, तो जूलियट ऐसा सोच के तैयार हो जाती है और पार्टी में आती है। और वहाँ पे देखिए रोमियो भी होता है। रोमियो लेकिन जब जूलियट को देख लेता है तो वो रोजलिन के बारे में सब कुछ भूल जाता है, रोजलिन को भूल जाता है और तुरंत उसे लव एट फर्स्ट साइट जिसको बोलते हैं ना, उसको तुरंत प्यार हो जाता है। मतलब देखते ही प्यार हो गया, उसको तुरंत देखते ही जूलियट से प्यार हो जाता है और रोजलिन के बारे में सब कुछ वो भूल जाता है। देखिए अब कहानी यहाँ पे मोड़ ले रही है, मतलब दो आपस में लड़ने भिड़ने वाली फैमिलीज़ के बच्चों को आपस में प्यार हो जाएगा। Next point we have, when they talk to each other, they feel a kind of attraction and both starts loving each other and they kiss each other without knowing their names. Actually, when they talk to each other, when they spend some time with each other, they feel a kind of attraction, they liked each other and they starts loving each other and they kiss each other without knowing their names. So these all the things are happening now in the party. After some time, Romeo again meets Juliet and they exchange vows of love. So after some time, when this party is over, after that they meet again and they exchange vows of love. So this is how story is going on, that they started loving each other. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे होता क्या है, अब रोमियो जूलियट को देखता है तो उससे उसको प्यार हो जाता है। लेकिन फिर जब वो जैसे मिलते हैं, रोमियो से मिलता है, वो लोग बातचीत करते हैं, तो जूलियट को भी रोमियो से प्यार हो जाता है। वो दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और फिर वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। उसका नाम वाम जाने भी नहीं, कुछ भी जानते नहीं कौन कहाँ से, सब कुछ करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इसके बाद, एक्चुअली क्या होता है बीच में यहाँ पर कि वो पहचान लिए जाते हैं कि हाँ भाई ये रोमियो यहाँ पे आया, तो उसको फिर वहाँ से हटा दिया जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा होने से बचा लिया जाता है। ये सब कुछ सीन भी बीच में होता है। लेकिन फिर आप बाद में दोबारा वो जूलियट से मिलता है, दीवार कूद करके आता है, दोबारा जूलियट से मिलता है और प्यार मोहब्बत के वादे करता है। दूसरे से वो लोग कहते हैं कि हाँ हम मिलेंगे। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो मतलब वहाँ पे जो कैपुलेट होता है वो उसको रोक लेता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देता कि जाने दो। और टाइबर्ट जो होता है वो गुस्सा हो जाता है, देख लेता है कि भाई रोमियो जो है यहाँ पार्टी में घुसा है, तो टाइबर्ट गुस्सा हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ा करने के मूड में आने लगता है। लेकिन फिर उनका जो कैपुलेट फैमिली का जो हेड होता है, कैपुलेट, वो जो है वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ मत करो, जाने दो इनको। तो इस तरह से होता है। लेकिन बाद में फिर जो है रोमियो आके जूलियट से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट वी सी दैट द नेक्स्ट डे रोमियो एंड जूलियट गेट्स मैरिड सीक्रेटली इन फ्रायर लॉरेंस सेल। What we find that the next day they started loving each other, they started loving so much each other that they decided to get married. They secretly get married in Friar Lawrence cell. Okay, and again to the next day of their marriage, Tybalt challenges Romeo for a duel, but Romeo refuses and asks for peace. Seeing this, Mercutio accepts the challenge. They starts to fight. So all these things are happening. That again, next day the Tybalt was actually very angry that Montagu has entered his party, and that's why he challenges Romeo for a duel. But Romeo refuses because he knows that they are in relationship now, because Romeo has married to Juliet, so they have got a relation now. So he don't want to fight, he wants to make peace. So seeing this all, Mercutio accept the challenge and they starts to fight. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है, रोमियो और जूलियट एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि भाई नेक्स्ट डे वो चुपके चुपके शादी कर लेते हैं। तो इसमें उनकी मदद करता है फ्रायर लॉरेंस, और ये सोच के मदद करता है फ्रायर लॉरेंस कि भाई दोनों झगड़ालू फैमिलियाँ हैं, दोनों फैमिली में लड़ाई होती रहती है, तो क्या पता इस तरह की शादी से ये लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा सोच के वो इनकी शादी करा देता है। ठीक है,
और उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, टाइबाल्ट जो है गुस्सा तो होता ही है रोमियो पे, फिर उसको चैलेंज करता है कि आओ भाई मुझसे लड़ाई करो तुम, ये वो आओ अपना पराक्रम दिखाओ। तो रोमियो मना कर देता है, ये सोचता है भाई ये तो मेरा रिश्तेदार हो गया, अब क्यों लड़ाई करूँ इससे मैं, इस तरह की बातें सोच के वो मना कर देता है। इसको देख के मर्क्यूशियो को गुस्सा आता है। मर्क्यूशियो जो कि उसका फ्रेंड होता है रोमियो का, वो कहता है कि नहीं मैं लड़ूंगा, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। Now, next point we have, while Romeo was trying to stop the fight, Tybalt kills Mercutio. Enraged to see this, Romeo kills Tybalt and flees from the scene. So, what happens actually when they were fighting, Mercutio and Tybalt, when these both were fighting, Romeo tries to stop the fight, but Tybalt kills Mercutio. And to see this, Romeo gets angry and he kills Tybalt. And seeing this situation, he flees from the scene. He runs away from the scene. And the prince banishes Romeo from Verona for his crime. The prince, when all these things came to known to prince, he banishes Romeo from Verona for his crime. स्टूडेंट्स होता है क्या है, देखिए वो तो मना कर देता है, लेकिन टाइबाल्ट जो है मर्क्यूशियो से फाइट करता है। तो होता क्या है कि रोमियो कोशिश करता है इनकी लड़ाई रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और जो टाइबाल्ट है वो धीरे से मौका देख के मर्क्यूशियो को मार देता है। तो मर्क्यूशियो मर जाता है। अब इसको देख के गुस्सा आती है इसको रोमियो को, रोमियो जो फिर टाइबाल्ट को ही मार देता है और फिर भाग जाता है वहाँ से। ये सब देख के जो प्रिंस है वो क्या करता है कि रोमियो को बैनिश कर देता है कि भाई इसको देश निकाला कर दो, यहाँ से तड़ी पार कर दो इसको। वेरोना से उसको निकाल देते हैं कि भाई ये लोग कत्लेआम कर रहे हैं। सारी कहानी जानने के बाद वो उसको बैनिश कर देता है, उसको वेरोना से, रोमियो को। तो प्रिंस जो है रोमियो को वेरोना से बैनिश कर देता है। And next point is, after seeing the present situation, Juliet's father decides to marry her with Paris within 3 days. After knowing this, Juliet approaches Friar Lawrence and he makes a plan to reunite Romeo and Juliet away from their home. So all this situation leads to Juliet's father to decide that as soon as Juliet get married, it will be good. But they are not knowing that Juliet is already married to Romeo. It is a secret marriage. So, disturbed by these situations, Juliet approaches Friar Lawrence and they make a plan that they will give a potion to Juliet which will make her seemingly dead. And when they will take her to the tomb, the Friar Lawrence will secretly take Juliet away from the tomb and they will live together. That is, Romeo and Juliet will live together away from their houses. So this was the plan made by Friar Lawrence. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी सिचुएशन देख करके जो जूलियट के फादर होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जितनी जल्दी इसकी शादी कर दी जाए अच्छा है। तो वो पेरिस से उसकी शादी करना चाहते हैं 3 दिन के अंदर ही। तो ये सब प्लान पूरा बनने लगता है। तो ये सब देख करके जूलियट जो होती है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। फिर वो जाती है फ्रायर लॉरेंस के पास। तो फ्रायर लॉरेंस एक प्लान बनाते हैं कि भाई रोमियो और जूलियट की शादी शहर हो ही चुकी है, इनको जो है शहर से बाहर निकाल देंगे। उसके लिए ये प्लान बनाते हैं कि भाई जूलियट को एक मतलब लिक्विड जैसा कुछ देंगे पीने के लिए, जिससे वो पिएगी तो ऐसा लगेगा भाई 48 घंटे तक वो, मतलब कई घंटों तक इस तरह से लगेगा कि वो मर गई है। तो लोग उसको ले जाएंगे दफनाने के लिए, फिर वहाँ से धीरे से उसको वो निकाल के पहुँचा देगा। तो इस तरह का प्लान बनाता है कि वो उसको वहाँ से निकाल के रोमियो के पास पहुँचा देगा। फिर इस तरह से वो अपने घर से दूर दोनों प्यार करने वाले एक साथ रह सकेंगे, रोमियो और जूलियट। तो ये प्लान बनाता है और इस प्लान के बारे में मतलब इसने ये किया होता है कि हाँ भाई ये खबर जो है रोमियो तभी पहुँचा दी जाएगी, इस तरह का प्लान बनाया जा रहा है। तो ऐसा सारा प्लान ये फ्रायर लॉरेंस बनाते हैं। Now next point talks about, as per plan, Juliet drinks the potion which makes her seemingly dead. The news reaches in Mantua to Romeo that Juliet is dead. And knowing this, that Juliet is dead, he also purchased poison and plans to kill himself. And he came to the tomb of Juliet and he came with poison. He has already planned to kill himself. But he finds there that Paris is throwing flowers and all these things on the grave of Juliet. So this Paris secretly attacks on Romeo. Then they both fight and Romeo kills Paris and drinks the poison and kills himself. This is how Romeo ends his life. So we here see that the plan actually didn't work and the message
didn't reach Romeo that there is a plan of, there is a some planning about Juliet's death. There is a being game played about Juliet's death. That message didn't reach Romeo, and Romeo thought that Juliet is killed, so he also drinks the poison. He kills himself, and he kills Paris also at the tomb of Juliet. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं एज पर प्लान होता क्या है कि जूलियट जो होती है, जब सिचुएशन बनती है शादी की उससे एक दिन पहले वो पोशन जो होता है लिक्विड जैसे उसको पी लेती है, जिससे लगता है कि वो मर गई। तो होता क्या है, ये जो खबर होती है कैसे भी करके रोमियो तक पहुँच जाती है। तो रोमियो को लगता है अरे जूलियट तो मर गई, अब मैं जी के क्या करूँगा। तो वो जाता है, जहर खरीदता है और आता है रोमियो जूलियट के पास जहाँ पे उसकी टॉम होती है, वहाँ अंदर जाता है चुपके से। तो देखता है वहाँ पे पेरिस पहले से फूल वगैरह डाल रहा है वहाँ पे। फिर वो धीरे से वो मतलब दोनों में फाइट होती है किसी कारण से, दोनों में झगड़ा होता है और फिर क्या होता है, रोमियो उसको मार देता है। मतलब दोनों में लड़ाई होती है, उसको मार देते हैं। रोमियो पेरिस को मार देता है और खुद भी वो जहर पी के मर जाता है। तो इस तरह से मतलब देखिए रोमियो तक एक्चुअली वो खबर पहुंची नहीं होती है कि हाँ इस तरह कोई नाटक खेला जा रहा है, इस तरह का कोई गेम खेला जा रहा है कि भाई जूलियट जो है झूठ मूठ में मरेगी। ऐसा कुछ प्लान था, वो मैसेंजर जो था फ्रायर लॉरेंस का, वो रोमियो तक पहुँचा ही नहीं था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि रोमियो मर जाता है। And next point is that very soon Juliet awakes and she finds that Romeo is dead, and Friar Lawrence tell her to leave the place with him, but she refuses, and she also kills herself with a dagger. So when Juliet sees that Romeo is dead, she awakes after some time because that liquid has got some capacity to make her seem like dead for few hours. So Juliet awakes and she finds that Romeo is dead. He has drunk the poison, so she also takes the dagger and she kills herself, and she refused to go with Friar Lawrence. So this is how Juliet also kills herself. So Romeo and Juliet, the two lovers, are now they kill themselves. तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे जूलियट उठती है, देखती है अरे यहाँ तो रोमियो मरा पड़ा है जहर पी करके। तो फ्रायर लॉरेंस भी वहाँ पहुँच जाते हैं, देखते हैं अरे ये तो सारा खेल ही ख़राब हो गया, पता ही नहीं चला इसका मतलब रोमियो को। तो वो समझाता है मतलब जूलियट को, देखो ऐसे ऐसे गलती हुई, ऐसे ऐसे हो गया। तो जूलियट समझने से सब मना कर देती है, कहती भाई ये मर गया तो मैं जी के क्या करूँगी। वो भी वहीं पर एक चाकू वगैरह पड़ा होता है, कुछ तलवार वगैरह, उसी से उठा के खुद को भी मार लेती है। तो इस तरह से मतलब रोमियो और जूलियट दोनों ही मर जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि दो प्यार करने वाले कैसे उन दोनों की मतलब फैमिलीज़ की लड़ाई झगड़े की वजह से कैसे एक दूसरे से प्यार करते इतना थे, लेकिन साथ नहीं रह पाए और कन्फ्यूजन की वजह से उन लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। यस, अब देखिए एंड आ गया। So in the end, Montagues and Capulets arrive at the place and finds their children dead. Seeing this, they decide to end their enmity and raise golden statue of their children in a peaceful Verona. When all the other persons came to the tomb, they see that the Montagues and the Capulets, all they came to the place and they see that their children are dead. So they feel very sorry, they feel very sad for this, that because of their enmity all this has happened, and now they decide to end their enmity, they decide to live peacefully now, and they also decide to raise a golden statue of their children to show that how much they love, to show their real love, true love, how they loved each other and they died for their love. So they decided to make Verona peaceful. So this is what happens at last. So this is how the play ends. तो स्टूडेंट्स लास्ट में क्या होता है कि मोन्टेग्यूज भी कैपुलेट्स भी सब लोग वहाँ पहुँचते हैं उसी जगह पर जहाँ पे रोमियो और जूलियट मरे हुए उनके टॉम पर। तो वहाँ देखते हैं कि भाई रोमियो और जूलियट मर गए। तो वो दोनों परिवार जो है बहुत सदमे में आ जाते हैं, देख के करे हमारे बच्चे देखो इस तरह से मर गए, हमारे झगड़े की वजह से, हमारी लड़ाई की वजह से, हमारी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से किस तरह से हमारे बच्चों ने अपनी जान दे दी, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो सारी कहानी उनको पता लगती है जब, तो इसको देख करके फिर ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम झगड़ा हल्ला ख़त्म करेंगे और शांति से रहेंगे। तो वो अपना झगड़ा भी ख़त्म करते हैं और फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि उनका हम गोल्डन स्टैचू मतलब
स्वर्ण प्रतिमा मतलब सोने की मूर्ति बनवाएंगे और मिसाल के रूप में वो कि भाई देखो इन्होंने कितना प्यार किया रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे से, और अपने प्यार में इन्होंने जान दे दी। तो मतलब एक पीसफुल विनोना आगे होगा, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा अब आगे नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से ये प्ले रोमियो और जूलियट की पूरी समरी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन प्लीज़ शेयर इट, एंड इफ़ यू don't understand any topic please ask me. And in next presentation we'll discuss about characters, and I want to tell you one more thing friends। एक और चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स की, अब इस प्रेजेंटेशन में हमने विलियम शेक्सपियर को उठा लिया है, तो विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क जितने भी टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है या नेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे वर्क्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो मेरे चैनल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और नेट के लिए भी। तो फिलहाल हम यूपी टीजीटी पीजीटी को फोकस करके तैयारी कर रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो पूछिए, मैं आपके लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन ऐसे बना के लाता रहूँगा। और आप पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो बताइए। कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो बताइए, तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर 1 हो गया विलियम शेक्सपियर का। अब लेक्चर 2 आएगा नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।